Hello friends, myself Rakesh Khatri, your online teacher, and I welcome you all in my YouTube channel Inter Economics। और आज हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता के संतुलन की कि किस प्रकार उपभोक्ता जो है वो बजट रेखा और अनधिमान वक्र की सहायता से अपने इष्टतम चयन को प्राप्त करता है। उसे हम देखेंगे। विल ट्राई टू फाइंड आउट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो पिछले हमने वीडियो में बात की थी कि उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हैं और उन दो वस्तुओं के बहुत सारे बंडल हैं जिसमें उनकी अलग अलग मात्राएं हैं, और क्योंकि उनकी अलग अलग मात्राएं हैं, दिस इज वाई उनके जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो भी अलग अलग है। तो उपभोक्ता चाहता है कि उसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन उसकी बाउंडेशंस भी हैं, बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। तो उनके बेस पे हम देखेंगे कि किस बजट बंडल को वो उपभोक्ता चयन करता है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ, क्योंकि अंत में जाके ही पता चलेगा कि उपभोक्ता किस बंडल को चुनता है। और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स कम हैं और व्यूवर्स ज़्यादा हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटर इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता संतुलन। तो जैसे कि हमने पिछली बार बात करी थी कि उपभोक्ता के पास बहुत सारे बंडल्स हैं जिनको हम अलग अलग ग्रुप्स में ब्रैकेट में x1 और x2 के रूप में दिखाते हैं। x1 और x2 वस्तुओं की मात्राएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बंडल है 4, 3, पहले वस्तु की 4 मात्रा, दूसरे की 3 मात्रा। ऐसे बहुत सारे बंडल उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उनमें से 7 बंडल ले रखे हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं A, B, C, D, E, F, G। और यहाँ पर x एक्सिस में वस्तु A गुड्स 1 दिखाया है और y एक्सिस में गुड्स 2 यानी कि वस्तु 2 दिखाई है। तो ये वो सारे बंडल्स हैं जो उपभोक्ता के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। अब इन 7 बंडलों में से उपभोक्ता किसी एक बंडल को चुनना चाहता है और आज के इस वीडियो में हम उसी बंडल को यहाँ पर ढूंढेंगे और उसके लिए हम मदद लेंगे बजट रेखा और अनधिमान मानचित्र की। तो पहले हम प्रयोग करते हैं बजट रेखा। तो अब मैंने इस पे बना दी है एक रेखा जिसको हम बोलते हैं बजट रेखा यानी कि बजट लाइन। और ये लाइन उन बंडल्स को शो करती है जो उपभोक्ता की पूरी आय के बराबर कीमत के होते हैं। ये बजट रेखा क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बहुत डिस्कस करा था। और मेरे जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखा है उनके लिए यहाँ पर ऊपर लिंक दिया जा रहा है, आई बटन। इस आई बटन को क्लिक करके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद आप इस बजट लाइन को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो बजट लाइन है ये इसने बंडल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी उन बंडल्स की है F और G जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय से अधिक है, यानी उपभोक्ता इनका प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरी उन बंडल्स की है जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय से कम है, यानी कि जो बजट रेखा से नीचे स्थित है। ये बंडल उपभोक्ता खरीद सकता है, किंतु इनमें क्योंकि वस्तुओं की कम मात्राएं हैं इसलिए उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो इस बजट लाइन के बंडल्स के कंपैरिजन में कम है। तो कम संतुष्टि देने के कारण उपभोक्ता ए और बी को भी खरीदना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उपभोक्ता चाहता है कि वो सर्वाधिक संतुष्टि प्राप्त करे। अब हम आते हैं बंडल सी, डी, ई पर जो बजट लाइन पर हैं। ये वो बंडल्स हैं जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के बराबर है। उपभोक्ता इन्हीं में से किसी एक बंडल को चुनना पसंद करता है और इसके अलावा इस बजट लाइन में इन 3 के अलावा और भी बंडल्स हो सकते हैं। तो इस बजट लाइन में जितने भी बंडल्स हैं उन बंडल्स में से कंज्यूमर कौन सा बंडल चुनेगा, इसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए है और वो है इंडिफरेंस मैप यानी अनधिमान मानचित्र। तो आइए अब इसमें हम अनधिमान मानचित्र का भी प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है मैंने इसी चित्र में इंडिफरेंस कर्व को भी यहाँ पर जोड़ दिया है। ये 3 इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1, IC2, IC3 अनधिमान वक्र। और इन तीनों की सहायता से थोड़ा हमने और चेंज करें कि यहाँ पर जो और बंडल थे A, B और यहाँ पर E, F वो भी मैंने हटा दिए।
जो बंडल बजट रेखा से ऊपर थे वो इसलिए हटा दिए क्योंकि उनकी कीमत उपभोक्ता की आय से अधिक है, उनका उपभोग वो नहीं कर रहा है। यहाँ के बंडल्स भी मैंने हटा दिए क्योंकि उनका जो संतुष्टि स्तर था वो इस बजट रेखा के बंडलों के कंपैरिजन में कम था। तो अब हम बात कर रहे हैं इस बजट रेखा में। इस बजट रेखा के बंडलों को उपभोक्ता चुनना चाहता है क्योंकि उसकी पूरी आय उन पर व्यय हो रही है। और इस बजट रेखा में भी बहुत सारे बंडल हैं, जैसे कुछ ये मैंने दिखाया CDE, और भी बंडल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CDE की। तो ये CDE के जो बाज़ार मूल्य है वो उपभोक्ता के आय के बराबर है, लेकिन इन तीनों का जो संतुष्टि का स्तर है वो अलग अलग है। आप देख रहे हैं इनमें, इन तीनों में से भी जो बंडल C और बंडल E है, ये दोनों समान अनधिमान वक्र IC1 पर हैं। तो एक अनधिमान वक्र के अंदर होने के कारण इन दोनों बंडल्स का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, संतुष्टि का स्तर है, वो समान है। उपभोक्ता इन दोनों के प्रति तटस्थ है, वो इन दोनों को बराबर प्रेफरेंस देता है। लेकिन बात करें अगर D की, तो D बंडल जो है वो IC1 के बजाय इससे ऊंचे वाले IC2 वक्र पर है। और IC2 वक्र का मतलब ये है कि जिस प्रकार हमने पहले पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, हमने अपने पिछले वीडियोस में इस अनधिमान वक्र और अनधिमान मानचित्र की बात की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उनके लिए यहाँ दाईं तरफ ऊपर आई बटन दिया है, वो उससे लिंक करके पुराना वीडियो देख सकते हैं। और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि IC1, IC2 और IC3 में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो वस्तुएं हैं या बंडल्स हैं, उन बंडल्स का सेटिस्फेक्शन लेवल हायर होता जाता है। उपभोक्ता हमेशा, मैंने ये एरो बनाया है, इसका मतलब है कि उपभोक्ता हमेशा निचले अनधिमान वक्र से ऊपर वाले अनधिमान वक्र में जाने की प्रवृत्ति रखता है। तो वो चाहता है कि IC1 से वो IC2 में चले जाए, क्योंकि IC2 के बंडल्स का जो संतुष्टि का स्तर है वो IC1 के कंपैरिजन में हायर है। ऐसे ही IC3 का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इसके कंपैरिजन में हायर है। मतलब हर कंज्यूमर ये चाहता है कि वो ऊपर की ओर चलता जाए। ये एरो मैंने इसलिए दिखाया। तो उपभोक्ता IC1 के बजाय IC2 में जाना चाहता है और IC3 में भी जाना चाहता है, लेकिन IC3 उसकी आय से बाहर है तो वहाँ नहीं जा सकता। यानी उसके लिए जो हाईएस्ट अनधिमान वक्र है, हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है, वो है IC2। और उस IC2 में केवल एक ही बंडल है जो इस बजट रेखा में उपस्थित है और वो है D। इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता CED को अगर कंपेयर करेगा तो इन तीनों में से वो केवल बंडल D को ही सर्वश्रेष्ठ मानेगा और इसी को वो अपना इष्टतम चयन डिक्लेयर करते हुए इसी को ऑप्ट करेगा। तो ये था इष्टतम चयन। अभी मैं इसे अब फिर बताता हूँ, थोड़ा चेंज करते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन पॉइंट। अब हम इस डिस्कशन को ख़त्म करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन था, बजट रेखा और अनधिमान वक्र की सहायता से हमने उपभोक्ता के इष्टतम चयन को ढूंढा था। तो यहाँ पर हम उपभोक्ता संतुलन की बात कर रहे हैं कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। तो अपनी आय में वो अधिकतम, जो अपनी आय में सबसे अधिकतम मूल्य के बंडल खरीद सकते हैं, वो बंडल प्रदर्शित हो रहे हैं इस बजट लाइन में। और जो उसका हाईएस्ट लेवल का जो उसका इंडिफरेंस कर्व है, वो ये इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे बना हुआ है और ये दोनों यहाँ पर D पॉइंट पर मिल रहे हैं। और D वो पॉइंट है जहाँ पे उपभोक्ता के जो आय है वो पूरी की पूरी खर्च हो रही है और बाज़ार कीमतों में वो सबसे अधिक से अधिक वस्तुओं वाला बंडल खरीद रहा है। साथ ही वो जो संभावित उसके अनधिमान वक्र, उन सब में हाईएस्ट अनधिमान वक्र में वो उपस्थित है। तो D बंडल जो है वो उपभोक्ता का संतुलन या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन वो बिंदु है जो अनधिमान वक्र का वह बिंदु है जो बजट रेखा को स्पर्श करता है। यानी जिस बिंदु पर ये दोनों बजट रेखा और अनधिमान वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यही बिंदु उपभोक्ता का इष्टतम चयन होता है और दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो आज का ये डिस्कशन था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।